गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है जिसका टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल गया था, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यस, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। Pablo Neruda, 1904 to 1973, was a Chilean poet who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971. His poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He was also a diplomat and politician. He received numerous prestigious awards, including the International Peace Prize in 1950, the Lenin Peace Prize, and the Satlian Peace Prize in 1953. पाब्लो नेरुडा का बर्थ कब हुआ? 1904 में। डेथ कब हुई? 1973 में। वो चिलियन पोएट थे जिन्हें अवार्ड किया गया था, कहा किससे? नोबेल प्राइज, लिटरेचर के नोबेल प्राइज से। कब? 1971 में। वो पोएम्स को बहुत ही इजीली, है ना, क्या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते थे थ्रू बाय नेचर। ठीक है ना, ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी होती है उसके थ्रू ही एक्सप्लेन्स हिज एक्सप्रेशंस। और स्पेशली जो उस टाइम के जो भी मैटर रहता था, जो भी बातें रहती थी, वो उसको अपने पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करते थे। ठीक, वो डिप्लोमैट भी थे, राजनीतिज्ञ कह सकते हो, राजनायक कह सकते हैं, और पॉलिटिशियन भी थे साथ में। उन्हें काफी सारे प्रेस्टिजियस, सम्मानजनक पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें से 1950 में उसने इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था, और 1953 में उन्होंने दो प्राइज, लेनिन पीस प्राइज एंड स्टालिन पीस प्राइज मींस उन्हें दिया गया था। तो ये थे हमारे पोएट के बारे में। अब हम जानते हैं पोएम की आउटलाइन। Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own action caused him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion, language, culture, and nationality and geographical divisions. We need to rise above these shadows line and look at the larger picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो चलिए, पाब्लो नेरुडा जो थे, सॉरी, एम्फेसाइज्ड माने क्या होता है? जोर देना, यानी इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस। उन्होंने किस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? किस बात पे दिया? कि इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। क्या इंट्रोस्पेक्शन था उनका? जो मैन है वो काफी सेल्फिश हो गया है अपने एक्शंस के कारण, अपने कामों के कारण, अपनी क्रियाओं के कारण, और इसी वजह से उसने काफी सारी मिजरीज, काफी सारी जो यानी केओस है वर्ल्ड में मचा दी है यहाँ पे। जैसे कि वर्ल्ड मैन मेड में मींस में जो है डिवाइड कर दिया गया है, मैन मेड ही है ये। अगर देखा जाए, जो कास्ट है, क्रीड है, रेस है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, नेशनलिटी है, जियोग्राफिकल डिविजन है, दीज आर ऑल मैन मेड, नॉट बाय नेचर। ये मानव ने इसे डिवाइड किया है। साथ ही वी नीड टू राइज अबव दीज शैडो लाइंस। हमें ये जो शैडो लाइंस है ना, इन सब से ऊपर निकलकर किसको देखना चाहिए? ह्यूमैनिटी को, विच वी डोंट। हम लोग क्या करते हैं? ये उस कास्ट का, ये उस रेस का है ना, कि यहाँ पे रेस मतलब दौड़नी, रेस माने उस प्रजाति का है, या फिर उस क्रीड, उस समूह का है, ये उस नेशनलिटी का है। मीन्स मीन्स नागरिक, उस देश का नागरिक, उस देश का नागरिक है। मीन्स हम लोगों ने एक ह्यूमन, एक सिंपल ह्यूमन, हम लोग सब लोगों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया? या डिवाइड करके रखा हुआ है। डिवाइड करने की वजह से क्या है कि दैट हम सब में डिफरेंसेस आ गए हैं। हम सब एक छोटे छोटे कंट्रीज में, सब एक छोटे छोटे नेशंस में बन गए हैं, ठीक है ना। और उन नेशंस में ही काफी सारे डिविजन, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी इंडिया में ही है, इंडिया है, स्टेट्स है। वो आज का हम इंडियंस की बात नहीं करते, दैट वी आर इंडियन। हम तो वो भी नहीं करते, हम इस स्टेट के हैं।
फिर स्टेट में आते हैं हम इस कास्ट में, हम इस रिलीजन के हैं, मीन्स हम लोग डिवीजन होते जा रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ये तो आते नहीं कभी। तो ये चीज हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। पोएट बताते हैं नेसेसिटी, जरूरत हो गई कि अब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, म्यूचुअल मतलब एक साथ एक समझ रखें ह्यूमन बींग्स होने की, कि हम सब एक ह्यूमन बींग्स हैं, इस चीज को अब हम लोग समझ जाए, वरना हम जो ये वर्ल्ड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हम अपने ही डिस्ट्रक्शन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वी आर हेडिंग आवर ओन डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। तो चलिए, ये थी पोएम की आउटलाइन एंड आई होप आपने पढ़ा होगा। अब स्टैंजा पे आते हैं। योर फर्स्ट स्टैंजा इज, आपका पहला स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अब हम वो पोएट इंसिस्ट कर रहे हैं, ही इज insisting that we should count on up to 12 और फिर उसके बाद हम we should all be still, means हम 12 तक करें, काउंट करें एंड उसके बाद हम still हो जाएं, रुक जाएं। For once on the face of the earth let's not speak in any language, means face of the earth, for once on the face of the earth means हम earth पे रह गए, for once हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करें, हम जस्ट म्यूट रहे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं एंड नॉट मूव अवर आर्म्स ओवर, और हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाते। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से दैट कुछ पल के लिए हम रुक जाते हैं, अपने सारे एक्शंस वी स्टॉप, हम अपनी सभी क्रियाओं को छोड़ देते हैं एंड जस्ट रिमेन साइलेंट, डू नथिंग। ठीक, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन और डीपली समझते हैं। The poet urges each one of us to count up to 12 and then be quiet. The poet might be used the phrase count to 12 as there are 12 hours represented on a clock, or as there are 12 months in a year. He might have wanted the people to keep still as long as they could. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. In this way, there will be no language barrier between people. No harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet doesn't want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. पोएट अर्ज करते हैं, हम सबसे विनती करते हैं कि हम 12 तक काउंट करें और उसके बाद चुप हो जाएं। यहाँ पे जो फ्रेज है काउंट टू 12, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं और साथ ही साथ एक साल में भी 12 महीने होते हैं, तो इन दोनों में से इसको रिलेटेबल किया जा सकता है। वो चाहता है कि जो पीपल हैं वो स्टिल हो जाए, स्टिल मतलब रुक जाए, जब तक हो सके, एज लॉन्ग एज दे कुड, यानी जब तक हो सके लोग रुक जाए, कोई किसी भी तरह का दैट काम, किसी भी तरह का कोई एक्शन दे डोंट मींस दे परफॉर्म ना करें। वो चाहते हैं कि अर्थ में साइलेंस हो जाए और किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करें। इस तरह देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन पीपल, इसलिए कोई लैंग्वेज के जो बंदिश रहती है लोगों के बीच वो नहीं रहेगी। बेसिकली क्या होता है, कई बार लैंग्वेज, दो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कम्युनिटी के जैसे मैन मेड है मिलते हैं, तो एक बैरियर, एक बंदिश होती है जिससे कि वो अपने आप को करेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेजेस। तो वो ये चीज को बंद कर देते हैं। वो चाहते हैं कि बाय आवर इमोशन, बाय आवर एक्शन वी एक्सप्रेस, बट नॉट बाय आवर वर्ड्स। हम अपने एक्शन से, अपने इमोशन से सामने वाले को समझाएं, ना कि अपनी भाषा से। नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन, किसी भी तरह का हार्श, हार्श माने क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रूड, बदतमीज, है ना, तकलीफ वाला वर्ड ना बोला जाए। इस मोमेंट ऑफ साइलेंस में द पोएट डजंट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स, वो पोएट ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपने आर्म्स, अपने हाथों को भी मूव करे।
वो क्या चाहते हैं कि रिमेन मोशनलेस, कि हम सभी मोशनलेस रहे, मोशनलेस दैट वी डोंट मूव एनीथिंग, हम अपनी बॉडी अपने एक्शन किसी भी तरह की कोई चीज ना करें। आई होप आपको ये स्टैंजा 1 क्लियरली हो गया होगा। अगर स्टैंजा 1 को लेकर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। सेकंड स्टैंजा पे बढ़ते हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic माने वैसे हो मीन्स फॉरेन या डिफरेंट या एक्साइटिंग, यहाँ पे एक्साइटिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है, एक डिफरेंट एक पेक्यूलियर, जिसे मैं कहूंगा बिल्कुल ही अलग, पेक्यूलियर मीन्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मोमेंट रहेगा, पल रहेगा। विदाउट रश, विदाउट एंजल्स, बिना किसी रश के, बिना किसी भागम दौड़ी के, बिना किसी मोटर गाड़ी के, बिना किसी गैजेट डिवाइस के, हम सब क्या होंगे, टुगेदर होंगे। और एक स्ट्रेंजनेस भी होगी इसी के कारण, एक अजीब माहौल, एक डिफरेंट वियर्ड एनवायरनमेंट भी रहेगा। ठीक, तो देखते हैं, अब डीपली एक्सप्लेन में जाते हैं। The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. It will have miraculous consequences. There will be no hurry or the sound of machines to pollute the atmosphere. It will be a strange and unfamiliar moment with stillness all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. जो पोएट है वो फील करता है ये मोमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन अनयूजुअल, कि ये बहुत ही अनयूजुअल रहेगा, बहुत ही अनयूजुअल मींस डिफरेंट रहेगा और एक्साइटिंग भी रहेगा, थोड़ा मींस क्यूरियस टाइप का नहीं, और मिराक्युलस कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, बहुत ही चमत्कारी इसके नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस मींस नतीजे भी रहेंगे। मिराक्युलस मींस मिरेकल मींस एकदम चमत्कारी, मींस इसके नतीजे रहेंगे क्या। देयर विल बी नो हरी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी। और द साउंड्स ऑफ मशीन वी वोंट बी एबल टू हियर, मींस अभी जैसे रहता है हम लोग, चाहे अपने घर में हो, चाहे यहाँ स्कूल में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें मशीन की आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई दे, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे गाड़ियों की हो। हम मशीन से मतलब ये नहीं रहता है, मशीन मतलब ऑल ओवर जितनी ये है टेक्नोलॉजी, हम उससे घिर चुके हैं। उस टाइम तो तब भी उतनी नहीं थी, लेकिन आज तो हम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई पल नहीं रहता जब हम टेक्नोलॉजी की आवाज नहीं सुनते। इवन इवन वी स्लीप, हम टेक्नोलॉजी चलाकर ही सोते हैं, मींस फैन की आवाज तक आती है ना। तो यही सारी टेक्नोलॉजी बंद करा देना चाहते हैं वो, क्योंकि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं पल्यूट कर रहा है, कहीं ना कहीं से दूषित कर रहा है। मींस हम अपने टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेबल हो गए हैं कि अगर 1 मिनट के, अगर 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो गए। 1 घंटा अगर नेटवर्क नहीं मिल रहता है तो हम सब परेशान हैं, नेटवर्क क्यों नहीं, नेटवर्क क्यों नहीं। अगर हम एक गलती से अपनी चीजें नहीं, मींस कोई शो मिस हो जाए तो वो मींस हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेबल के साथ साथ हम बहुत ज्यादा उस पे, मींस इट्स लाइक एन ऑक्सीजन टू अस, कि मींस 1 सेकंड के लिए कट ऑफ कोई भी टेक्नोलॉजी तो हम परेशान हो जाते हैं। ये है, इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट, ये बहुत ही अजीब रहेगा और साथ ही में अनफेमिलियर, जिससे हम, ऐसा मोमेंट जिससे हम कभी मिले ही नहीं, वैसा रहेगा कि हमारी तरफ चारों तरफ क्या है, शांति एकदम। अनयूजुअल पीरियड रहेगा, बहुत ही जो समय है वो बहुत ही अनयूजुअल होगा, साथ ही साथ जो बॉन्ड्स है ह्यूमैनिटी का वो भी स्ट्रॉन्गर होगा। ह्यूमैनिटी का जो रिश्ता है, ह्यूमैनिटी मींस मानवता का जो बॉन्ड है, रिश्ता है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज्यादा मजबूत होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस वी आर गेटिंग अपार्ट, मींस हम अलग होते जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर ऑल गेटिंग डिटैच फ्रॉम ईच अदर, हम अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने किसी के साथ भी नहीं, इनफैक्ट अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं तो मोबाइल में खच 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 लगे रहते हैं, या फिर हम अपने फैमिली के साथ भी, हाँ हाँ चाय दे दो, ये सब अपने फोन्स में ही लगे हैं या अपने उसमें टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो गए। मीन्स अगर आजकल अगर कोई हमें चीज ढूंढनी भी होती है, ठीक है ना, तो हम बेसिकली किताब की बजाय हम नेट को हम प्रेफर करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स हम अपना रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ये बहुत ही गलत है। मीन्स हम रिसर्च नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम पका पकाया बस चाहते हैं। हमें कोई अगर असाइनमेंट मिलता है तो हम उस पर विचार, मीन्स थिंक करने की बजाय हम उसके शॉर्टकट्स नेट पे ढूंढने लग जाते हैं। हम उसे एक बेसिक पार्ट हेल्पिंग का ना लेकर हम उसे टोटली उसे पार्ट मान लेते हैं। तो इस चीज का भी हमको ध्यान में रखना है।
आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा क्लियरली समझ में आया होगा। इनको लेकर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड स्टैंजा पे जाते हैं। थर्ड स्टैंजा, हाँ। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. जो फिशरमैन है कोल्ड सी में वो हार्म नहीं करेगा वेल्स को, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो उसके कारण जो आदमियों को, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो ठंडे समुद्र में, पानी सागर में ना जाकर वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। साथ ही जो उनकी वजह से सॉल्ट मीन्स, जाहिर सी बात है सी का पानी सॉल्टी होता है, तो जो उनका हाथों में हर्ट होता है, चोटें लगती, उस पर ध्यान देंगे वो। कई बार ये होता है, बेसिकली द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट बिकॉज ऑफ अवर मीन्स, ये कहना चाहिए अपनी, जो हम बिजी रहते हैं, है ना, व्हाट वी डू, हम अपनी ही प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी लाइफ की जो नेसेसिटीज हो जाती हैं, जो आजकल तो काफी वर्थलेस नेसेसिटी, हम उन्हीं पे फोकस रहते हैं, हम सिर्फ अपने ऊपर नहीं रहते हैं, हम अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते, हम खुद क्या करना चाहते हैं वो नहीं जानते, हम बस काम 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 काम, प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट, स्टडी स्टडी स्टडीज मीन्स, फॉर हम 24 घंटे में से वी वोंट, हम आधा घंटा 15 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे, तो व्हाट्स द यूज, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। In this moment of inactivity, the fishermen would not be catching fish. Hence, the whales in the sea will be safe. This idea is suggestive of the thought that human beings would not destroy nature. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands, for which he had no time earlier. Thus, both nature and humans will be able to recover from their wounds. तो इस मोमेंट जो इनएक्टिविटी हुए, ठीक है ना, ये जो पल है इनएक्टिविटी का, रुके हुए कामों का, जो फिशरमैन है वो फिश को कैच नहीं करेगा ऑब्वियसली, और जो वेल्स है वुड बी मोर सेफ। मींस जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो नेचर है, यहाँ पे नॉट ओनली अ पर्टिकुलर वेल, केवल वेल ही नहीं, जो बाकी पूरा नेचर है, इट वुड बी सेफ, है ना, वो सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही साथ मींस ये कहना चाह रहे हैं दैट ह्यूमन वोंट डिस्ट्रॉय द नेचर इन दिस स्टिलनेस, इस स्टिलनेस में ह्यूमन डिस्ट्रॉय नहीं करेगा नेचर को। और जो मैन है वो जो गैदर करता है सॉल्ट, जो इकट्ठे करता है सॉल्ट, और जिसकी वजह से उसके हाथ में वाउंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, he can look after his wounds, he can see that his hand is hurt and could treat it. मीन्स ये देख सकेगा कि जो काम करते वक्त नेचर को डिस्ट्रॉय करता है, वो खुद जो जितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा, उस पर ध्यान दे पाएगा। यहाँ पे केवल हाथों की बात नहीं चल रही, नेचर को डिस्ट्रॉय करते करते कहीं हम भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है ना, हम भी हो रहे हैं डिस्ट्रॉय, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज को ध्यान देने के लिए भी समय मिलेगा। यानी दैट द नेचर एंड द ह्यूमन बोथ विल हील, यानी ह्यूमन और नेचर दोनों हील करेगा, इस चीज पे भी मींस ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे पोएट इज नॉट ओनली कंसिडरिंग अबाउट नेचर, ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। तो इस स्टैंजा में ना केवल पोएट दैट नेचर पे कंसिडर कर रहा है, उसके बारे में सोचा, बल्कि साथ ही साथ किसके बारे में सोचा है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी। यहाँ पे वेल्स जो है केवल पर्टिकुलर एक वेल नेचर नहीं है, यहाँ पे पूरे ओवरऑल नेचर को बोल रहा है कि जो हार्म वो पहुंचाता आ रहा है ना, वो रुक जाएगा, इट वुड बी स्टॉप्ड, एंड बोथ द नेचर एंड द ह्यूमन विल हैव अ टाइम टू हील देमसेल्फ। उनके पास समय होगा, जैसे अभी कोरोना के समय गाड़ियां बंद थी, सब कुछ बंद था, एवरीथिंग वाज लॉकडाउन, क्या हुआ, गंगा अपने आप साफ हुई, ओजोन लेयर अपने आप ठीक हो गई, तो नेचर अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया। बट बिकॉज कंटिन्यूसली ह्यूमन के कंजम्पशन के कारण these natures are getting affected and they don't have time to heal, क्योंकि जितना टाइम वो डिस्ट्रॉय होने में है उससे ज्यादा समय हील होने में लगता है ना, तो ये बात है। तो ये आपका स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 है, बहुत ही सिंपल है पोएम। अब फोर्थ में आते हैं। those just hold on, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes,
and walk about with their brothers in the shade doing nothing. चलिए, those who prepare green wars, जो green wars कर रहे हैं, ठीक है, green माने क्या, मीन्स environmental wars, मीन्स जो wars युद्ध होता है environment में, गैस के कारण, आग के कारण, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जो जीत भी रहे हैं लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं रहता है, कोई बचने वाला नहीं रहता है, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो एक क्लीन क्लोथ्स पहन पाएंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो अपने भाइयों के साथ छायों में चल पाएंगे कुछ ना करते हुए, ठीक है ना। मीन्स पोएट इज ट्राइंग टू से दैट बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोल करने के कारण व्हाट वी आर डूइंग, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है ना, जमीन के कारण, मेनली हम किस लिए लड़ रहे हैं, जमीन के कारण, कि हमारी जमीन नहीं उसकी जमीन है, कब्जा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड कंट्रोलिंग पावर गेन करने के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है, नेचर के साथ साथ कोई सर्वाइवर ह्यूमन, जो आम जनता है वो भी इफेक्ट होती है ना, वो भी मारी जाती है, तो उसमें भी ब्रेक लग जाएगा। प्लस जो इनके वो कह रहे हैं क्लीन क्लोथ्स पहन जाएंगे, जो मीन्स जो खून लगा हुआ है, जो मीन्स कई सारे जो हैं दाग धब्बे, वो कुछ भी कह लीजिए, उनसे उन्हें छुटकारा, मीन्स एक साफ सुथरी इमेज, एक साफ मन के साथ वो अपने भाईचारों के साथ छाए में एक आराम रिलैक्स कर पाएंगे बिना कुछ करते हुए। तो चलिए, the poet now speaks of those who wage wars against humanity or environment, wars of all kinds, including the use of chemicals or poisonous gas, wars that bring death and destruction, wars that leave none to celebrate victory. He says that such men should stop their activity, shed their clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes, and walk with their brothers, building brotherhood. The poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood, and harmony. तो चलिए, पोएट यहाँ पे ये कर रहे हैं, जो ये वॉर वेज हो रही है ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, बेसिकली अगर हम देख रहे दो देश नहीं लड़ते, ह्यूमन और एनवायरनमेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन होता है एनवायरनमेंट उसकी वजह से अफेक्टेड होता है वहां का और आसपास का और कई जगहों का। क्यों? क्योंकि आजकल केमिकल्स और पॉइजनस गैस होती हैं यूज, हाँ, मीन जो कि नेचर को डिस्ट्रॉय करती हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आ रही है, मौत, डिस्ट्रक्शन माने तबाही, वो लेकर आ रही है, पॉइजनस माने जहरीली गैसेस। तो जो वॉर्स है उसे सेलिब्रेट करने मींस, जो मींस कोई सेलिब्रेट करने के लिए कोई रहता ही नहीं, कौन सेलिब्रेट करेगा विक्ट्री जब इस तरह का, मान लीजिए अगर आज की तारीख में युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वॉर्स होंगी, तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो कौन जीता? कौन मींस, अगर कोई बचेगा ही नहीं, कोई तो जीत, कौन जीत का मींस सेलिब्रेशन करेगा, कौन जीत का जश्न मनाएगा, है ना। वो ये कहते हैं कि ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को ये एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए, साथ ही साथ जो क्लोज हैं, जो खून से सने हुए हैं ह्यूमैनिटी के, है ना, जो मानवता के का खून करते हुए उनके कपड़े जो गंदे हो गए हैं उसको वो बदले, मीन्स अपने थॉट प्रोसेस को वो बदले, कपड़ों से मतलब लिटरली कपड़े नहीं, अपने थॉट प्रोसेस को बदले, कि वो उन्होंने सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी को किल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को किल कर रहे हैं, जिनके ब्लड स्टेन उनकी सोल में आ रहे हैं, तो उसको वो क्लीन करके अपने भाइयों के साथ, अपने के साथ आगे बढ़े और ब्रदरहुड फैलाए। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा फैलाए, उसे स्प्रेड करे, ना कि हेट, एंगर, डिस्ट्रक्शन। उसके बाद जो ये वॉर के कारण दुनिया को तोड़ा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, टॉर्न मीन्स टुकड़े करना, फाड़ना, टुकड़े करना, अलग हिस्सों में बांटना, TORN, उस चीज को जो युद्ध ने बांट दिया है, हमारी पीस को, हमारे भाईचारे को, हमारी एकता, हार्मनी को, उन सबको पर फुल स्टॉप रख देना चाहिए वॉर रोक के। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को युद्ध मींस वॉर स्टॉप करके भाईचारे की तरफ ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंजा क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टैंजा पे। सॉरी, हाँ, व्हाट आई वुड, सॉरी
what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि हमें पूरी तरह से, पोएट इज ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट डोंट गेट कंफ्यूज कि हम पूरी तरह से रुक जाएं, इनएक्टिव हो जाएं. लाइफ इज अबाउट, इट इज अबाउट मीन जिंदगी क्या है, जीने के लिए है ना, रुकने के लिए नहीं है. जो ये गलत काम करे उनको बोल रहा है कि ये गलत काम हमें स्टॉप कर देना चाहिए. ये नहीं हम कुछ करेंगे ही नहीं, ये मीन्स थॉट प्रोसेस मत लाइएगा. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मुझे उसे वो ये कहना चाहिए कि वो डेथ के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जिंदगी ही जीना छोड़ दे. अब डीपली एक्सप्लेन करने के लिए समझते हैं. The poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, he advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with death. He says that life is meant to be lived. पोएट यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है. क्लैरिफिकेशन मीन स्पष्ट करना, समझाना, अच्छे से क्लियरली ही सेइंग कि उसके जो वो कि जो दैट वो एडवोकेट कर रहा है, वो वकालत कर रहा है. एडवोकेट मींस, एडवोकेटिंग मींस वकालत करना. किसकी? साइलेंस की. जो साइलेंस की जरूरत है वो कर रहा है, लेकिन वो ये एडवाइस नहीं कर रहा कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाए, मर जाए, डेथ हो जाए, मींस एकदम कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाए. नहीं. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जो हम गलत काम कर रहे हैं उस पर हम फुल स्टॉप लगाएं, बाकी हम अपनी लाइफ जिए. लाइफ इज ऑल मेंट ना टू लिव. जिंदगी का मकसद क्या है? जीने के लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वी हार्म अदर पीपल्स और फीलिंग्स, चाहे वो एनवायरनमेंट मींस हम डिस्ट्रक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं. लिव करने का मतलब ये तो नहीं है. लिव मींस लिव एंड टू लिव मींस हम जिए, दूसरों को भी जीने दें. ये होना चाहिए था प्रोसेस. तो यहाँ पे वो यही कहने की कोशिश कर रहे. डेथ से वो किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते. मींस इनएक्टिव होकर वो एकदम, अगर कोई करोगे नहीं तो एक तरह से डेथ ही होगा ना इनएक्टिव. वो इस चीज से नहीं करना चाहते. अब 6th स्टैंजा पे आते हैं. आई होप आपको ये भी आ गया होगा समझ में. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हो about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening माने धमकाना, ourselves with death, understanding समझना, interrupt मतलब रुकावट, interrupt माने क्या होता है? रुकावट. perhaps माने होता है शायद. ठीक. सिंगल माइंडेड एक अकेली सोच, एक दिमाग की सोच है ना. अबाउट, अगर हम ये कह रहा है कि हमें सिंगल माइंडेड होके नहीं चलना चाहिए, कि हमें एक ही चीज अपने बारे में, सिंगल माइंडेड मीन्स अपने बारे में सोचना, ठीक है ना, केवल अपने बारे में सोच के नहीं चलना चाहिए. साथ ही साथ ही इज ऑल्सो ट्राइंग कि हमें अपनी लाइफ को अपनी मीन्स जो ये कहना चाहिए, whatever we have our responsibilities, उनको मींस फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. ये है ये पूरा. अब देखते हैं उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है. The poet further advised that people should stop being self-centered and selfish. जैसे कि हम बताया था कि पोएट ये सलाह देते हैं लोगों को कि सेल्फ सेंटर्ड ना हो, खुद के बारे में केंद्रित होकर ना सोचे और ना ही मतलबी हो. For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or fulfilling their duties. एक ऐसा होना चाहिए, for one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or fulfilling their duties. Means वो ये चाहता है कि पोएट जो है वो ये ना हो कि हम अपनी ही ड्यूटीज, हम अपना तो मीन्स जो हमेशा अपने ही बारे में सोचते आते हैं ना, लेकिन हमें क्या है, दूसरों के बारे में भी सोचना पर्टिकुलरली चाहिए. We should not be like that कि हम अपनी ड्यूटीज, अपनी काम, अपने बारे में अपना 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 मैं करें. हमें दूसरों को भी समझना चाहिए. ठीक. तो ये था आपका 6th स्टैंजा.
7th स्टैंजा में आता है। और साथ ही साथ जो ये ह्यूज साइलेंस है, which will rise from such a moment will only serve to help the people। ये जो ह्यूज साइलेंस है, ह्यूज मतलब एक बहुत लंबी चुप्पी, ये जो मोमेंट होगा इसमें हम दूसरों की मदद करें, ठीक है ना। It will help them introspect and overcome their sadness of feeling to understand themselves। और इसी दौरान हम समझ पाएंगे अपने आप को और अपनी सैडनेस को, ठीक है ना। People have been threatening themselves with death by their activities। लोग अपने आप को ही धमका रहे हैं, अपनी मौत को धमका रहे हैं, ठीक है ना, जो मौत से वो डर रहे हैं अपनी ही एक्शन के कारण। This moment of silence will give them time to understand themselves better। ये जो moment of silence है, लोग अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैं ये सारा काम वो सारा काम करने की वजह वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी जरूरी है, ठीक। 7th स्टैंजा में आते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। Perhaps हमें धरती सिखा सकती है कि सब everything seems dead and later proves to be alive। कि धरती ही हमें सिखा सकती है, जिसे हम डेथ समझ लेते हैं, मरा हुआ समझ लेते हैं, बाद में वो किस तरह से एक नई लाइफ वो जीवित रहता है। एंड हाउ डज इट प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ, किस तरीके से वो एक नया जीवन प्रोड्यूस करता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब बोलते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। तो देखते हैं इसका। The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in this process of keeping quiet। पोएट को ये लगता है जो अर्थ है वो हमें enlighten, वो हमें रोशनी दे सकती है। enlighten माने रोशनी देना, प्रकाश डालना, और हमें गाइड करेगी किस बारे में, कि कीपिंग क्वाइट का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, वो कैसे होता है। He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness। वो ये बताते हैं कि कोई ना कोई स्टिलनेस में भी अपेरेंट एक्टिविटी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज रुकने के बाद भी हर चीज फुल स्टॉप हो गई। नो, स्लाइट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी विल ऑलवेज बी देयर, है ना। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए, अ सीड अपीयर्स टू बी डेड। जो एक बीज होता है, सीड होता है ना, यानी बीज, पौधे का बीज, वो डेड होता है, ऐसा दिखता है, वो कोई क्रिया नहीं। बट ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर बोर्न फ्रॉम सच सीड्स लाइंग डेड हियर एंड देयर। लेकिन इसी मरे हुए बीज से काफी सारे फ्रूट बेयरिंग, फलों से लदे हुए वृक्ष उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें जो यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं, डेड, यहाँ पे जो यहाँ वहां हम बीज फेंक देते हैं, फिर बाद में इन्हीं में से फ्रूट बेयरिंग ट्रीज अपीयर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये सोचेंगे ये चीज डेथ है, ये चीज फालतू है, तो बाद में वो काम नहीं आता। नहीं, देखो, एक छोटा सा सीड भी बहुत सारे फलों के अपने अंदर समाये रहता है, कंटेन करे रहता है। तो इस चीज को पोएट चाहता है कि हम समझें, ठीक। फाइनली पोएट कहता है कि दैट ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू। वो कहता है कि मैंने अपनी पोएम में जो कहना था मैं कह चुका हूँ। नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट। अब वो चाहता है कि हम चुप हो जाएं, और वो अब 12 के बाद करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आप 7 स्टैंजास हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरे स्टैंजा, ठीक है ना। कल हम इसके जो क्या कहते हैं स्टैंजा के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें प्रिपेयर करेंगे, उन्हें समझेंगे। फिलहाल आप ये पूरे स्टैंजा को समझिएगा। इसे हम अपनी क्लास में भी डिस्कस करेंगे आपके ये जो यूनिट टेस्ट होना है उसके बाद, ठीक है ना। लेकिन एक बार इसे जरूर रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि क्लास में, ताकि आपको उतनी दिक्कत ना जाए, ठीक है ना। असाइनमेंट के तौर पे मैं अभी भी कहूंगा, प्लीज ये पोएम छोड़ के मैं सब दे रहा हूं, ये पोएम को छोड़ के मैं सब दे रहा हूं। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, एंड ऑल्सो बी सेफ इन दिस फेस्टिव सीजन। इस मींस जो आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है, जो ये हफ्ता, फेस्टिव वीक कहूंगा मैं, सीजन क्या वीक, उसमें प्लीज बी सेफ एंड बी केयरफुल। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।